आदरणीय अध्यक्ष जी को प्रणाम करता हूं। दो संदीप इस मंच पर विद्यमान हैं। इन दोनों को प्रणाम करने से पहले मैं जो प्रारंभिक संचालन कर रहे थे पूज्य गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूं। उसके बाद ये दूसरे संचालन को प्रणाम करता हूं। मैं अपने पूज्य माता पिता को प्रणाम करता हूं, जिसने मुझे जन्म दिया, मुझे पाला पोसा बड़ा किया, संस्कार दिया और आज इस छत्रपाल धाम की पावन धरती को माथे पर चंदन करने के लिए मुझे भेजा। मातृ शक्तियों को प्रणाम करता हूं। आप सभी तमाम देशभक्त श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। भाई संदीप जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। इनकी प्रशंसा किसी शब्द की सीमा में बांध नहीं सकता मैं। 2 नंबर का मैं कवि हूं। दो नंबर का मैं कवि हूं, अर्थात मैं दूसरे नंबर पर खड़ा किया गया। 1 नंबर का मैं बन जाऊंगा, ये मैं इस पवित्र धरती से ऐसी उम्मीद करता हूं, ऐसी आशा करता हूं। ईश्वर चाहेगा तो निश्चित रूप से वह क्षण भी आएंगे और हमें उसमें सबसे ज्यादा हर्ष और गर्व होगा। आप सभी लोग इस और मैं 1 नंबर का कवि बन जाऊं, इसलिए बाबा छत्रपाल जितने भी प्रणाम शेष बचे हैं, अशेष बचे हैं, अनंत अनेक, जितकी कोई संख्या नहीं, वो सारे प्रणाम मैं बाबा छत्रपाल को करता हूं। एक बार जरा आप लोग खुल करके बैठिए। अभी अनुरागी जी ने कहा कि सत्यनारायण की कथा की तरह इस कवि सम्मेलन को ना सुना जाए। कवि सम्मेलन को शोर शराबे के साथ सुना जाता है। मित्रों, मैं पिछली बार भी यहाँ आमंत्रित था, परंतु किसी विपत्ति में फंस जाने के कारण मैं ना आ पाया। यह सुनहरा अवसर मुझे मिला है इस बार कि मैं आदरणीय पंचमेश दादा की छत्र छाया में खड़े होकर के काव्य पाठ करूं। आप सबकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है मित्रों। कविता लिखना कोई सरल नहीं है, बहुत कठिन काम है। रात रात भर जगना पड़ता है, एक एक शब्द को चुनना पड़ता है। जैसे पुष्प को वाटिका में हम लोग चुनते हैं, तब उसको सजाते हैं जाकर के, तब आपके सामने पढ़ते हैं। तो कविता लिखना बड़ा कठिन काम है और पढ़ना उससे भी ज़्यादा कठिन काम है। लेकिन तीसरा काम सबसे कठिन कार्य है कविता सुनना, जो आप लोग कर रहे हैं। तो सबसे कठिन कार्य आप लोग कर रहे हैं, जिसके दम पर हम लोग यहाँ पर टिक पाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, जिस प्रकार से आप माँ भगवती का जयकारा करते हैं, माँ भगवती का जागरण करते हैं नवरात्रि में, तो हाथ उठा करके जय माता की, जय माता की, जय माता की नारों से आप भी जोश में, होश में और पूरे उत्साह के साथ यहाँ पर बैठे हुए या नहीं बैठे हुए। इसलिए मैंने परीक्षण की 4-6 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आपको टटोलने का प्रयास करता हूँ, फिर अंदर का खजाना जो मूल रूप से उसको मैं आपके पास परोसने का काम करता हूँ। सुनिएगा भैया, मोबाइल कहाँ चलाए हो? बंद। अच्छा सुनिए, मैंने निवेदन किया कि मैं अपने तेवर को देखता हूं, मैं अपने संस्कारों का परिचय देता हूं कविता के माध्यम से, और आपके दोनों हाथ अपने संस्कारों का परिचय देंगे। परीक्षण करता हूं, उसके बाद मैं निर्धारित करता हूं कितनी देर काव्य पाठ करना। सुनिएगा। कभी सुंदरी के केसों पर गीत नहीं लिखा करता, कभी सुंदरी के केसों पर गीत नहीं लिखा करता, पायल के रुंझुन स्वर को संगीत नहीं लिखा करता। जब दूषित कमल दिखाई पड़ता कभी मुझे तड़ागों में, जब कुटिल कुदृष्टि पड़ती रिपकी कभी खेतबन बागों में, जब कभी दुष्टता दिखती अरकी सब रास्ता परिपाटी पर, जब संकट के बादल दिखते सागर पर्वत घाटी पर, जब निज पावन धरती पर हिंसा का पाठ पढ़ाता है, जब श्वेत कबूतर खाने की मंसाले कदम बढ़ाता है, तब गीत नहीं लिखा करता हूँ। कुमकुम पायल रोली पर चार बन के लिखा करता हूँ, बारूदी रंगोली पर। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह क्या भाषा, पूरी जिंदादिली के साथ सुने आप। हमें लगा कि यहाँ पर परमानेंट श्रोता बैठे हैं,
कुछ ही लोग डेली बेस होते हैं, बाकी आयोजक परमानेंट होता है, संयोजक परमानेंट होता है, संचालक भी कभी कभी परमानेंट होता है, प्रारंभिक संचालन बिल्कुल परमानेंट होता है, डेली बेस हम कभी लोग होते हैं। तुरंत मजदूरी चाहिए। हमने कविता पढ़ा, मजदूरी थी, बड़ा अच्छा लगा और पढ़ता हूँ। और इसी तरह तालियों का घनत्व बनाए रखिएगा मित्रों। हम वीर रस के कवियों पर बड़े आरोप लगते हैं, कहते हैं चीखते और चिल्लाते बहुत ज्यादा हैं, लेकिन पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कहता हूं कि देश की मिट्टी की आवश्यकता होती है तब वीर रस का कभी हुंकार भरा करता है। देश की सीमा पर कभी सैनिक युद्ध नहीं किया करता, ध्यान रहे मित्रों। देश की सीमा पर कभी सैनिक युद्ध नहीं करता, न तो बारूदे युद्ध किया करते, न तोप और तमंचे युद्ध किया करते हैं। अगर सैनिक सीमा पर युद्ध करता है तो सैनिक के अंदर का बैठा हुआ साहस युद्ध करता है, जिसको हम कभी लोग बढ़ाने का काम करते हैं मित्रों। जीती हुई बाजी अगर पृथ्वीराज चौहान जीत लेता है तो किसी कवि के बदौलत जीत लेता है। भूषण जी जब अपने नरेश को ललकारते हैं तब उसके अंदर शक्ति का जागरण होता है मित्रों। इसलिए देश की मिट्टी की आवश्यकता होती है। और मैं जवाब देता हूं जब यह आरोप मुझ पर लगता है कि वीर रस का कभी हुंकार भरता है। अगर मेरा जवाब सटीक हो जाए तो अपने तालियों से अभिसिंचित, आशीर्वाद से मुझे अभिसिंचित करना सुनिएगा कि जब कभी दिवस को रात सुबह को शाम लिखा जाता है, बहुत संक्षेप काव्य पाठ करना है, कि जब कभी दिवस को रात सुबह को शाम लिखा जाता है, जब बहते हुए पसीने को आराम लिखा जाता है, जब चौकीदार चोर बनकर चोरी का काम किया करता, जब निर्धन के शोषण को सेवा का नाम दिया करता, जब देशभक्त के कुनबे का प्यारा जयघोष निकलता है, जब दबे स्वरों में सज्जन अंतस का आक्रोश निकलता है, जब मक्कारी से मानवता की धार पलटती है, तब लेखनी निडर होकर अंगार उगलती है। क्या बात, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति जब भरी कुटिलता के मंत्रों का जाप करे, जब स्वदेश का कर्णधार राजनीति, जब सत्ता का ढोल बेसुरे स्वर में राग आलाप करे, जब सत्ता का ढोल बेसुरे स्वर में राग आलाप करे, राजनीति जब भरी कुटिलता के मंत्रों का जाप करे, जब स्वदेश का कर्णधार गिरगिट सा रंग बदलता है, कर्तव्यों के पथ पर जब चलने का ढंग बदलता है, जब कटुता का परिपाक परोसा करता रक्त धमनियों का, जब तुला संतुलन खो देता है सच्चे सीधे बनियों का, जब सियार सिंहों के प्रति दुष्चक्र रचा करते बन में, जब न्याय खड़ा होता अन्यायी के समक्ष अभिनंदन में, जब गलत नीतियों के कारण सिंहासन डोला करता है, तब परदाई भूषण का वंशज कटु बोला करता है। इस श्रृंखला की तमाम सारी पंक्तियां हैं, लेकिन समय बहुत कम है, 10-15 मिनट में निपटा देता हूं। तत्पश्चात अगर समय मिला, आप लोग बैठे रहे, हम भी रहे, तो द्वितीय चक्र में विधिवत काव्य पाठ होगा। मेरा मन था आज मैं कुछ नई कविता पढ़ूं, उसका भी प्रयोग कर लूं, लेकिन समय नहीं है, इसलिए एक छोटी सी रचना पढ़ता हूं और मैं अपना स्थान लेता हूं। साथियों, एक सच्ची घटना बताता हूं, बिल्कुल सच्ची घटना, कोई कल्पना नहीं है, मैंने सोच करके कोई चुटकुला नहीं बनाया है, और मैं चुटकुलेबाज कभी भी नहीं हूं, इतना भी ध्यान रखना। बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं। आपके यहाँ साप्ताहिक बाजार लगती होगी, मेरे यहाँ भी लगती है। मैं साप्ताहिक बाजार में सब्जी लेने गया और मैं चल ही रहा था सड़क के किनारे पैदल, तब तक देखा एक सेना की गाड़ी आई, रुकी, 4 सैनिक उतरे और ठेले पर फल खरीदने लगे। हम बड़ी विनम्रता पूर्वक उनके पास पहुंचे, मैंने हाथ जोड़ा और प्रणाम किया, तो एक सैनिक मुस्कुराया और उसने मुझसे प्रश्न किया, क्या आप मुझे पहचानते हैं? लगता है मां शारदे उस समय कंठ पर बैठी थी। एक पंक्ति तुरंत निकली और मैंने उसको यही जवाब दिया, मैंने कहा क्या परिचय दूं उस परिचय का जिसका परिचय ही परिचय है। आप किसी परिचय के मोहताज हैं, देश का अंतिम व्यक्ति आपको जानता है। आपकी त्याग और तपस्या के दम पर हम लोग इस प्रकार के उत्सव और महोत्सव मनाया करते हैं, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मेरी बातों से प्रभावित हुआ, बात आगे बढ़ी, मेरे मुंह से एक बेतुका प्रश्न निकला। मैंने कहा मित्रों ये बताइए, मैं तो जब कभी इस तरह के अनुष्ठान के लिए घर से प्रस्थान करता हूं तो अपने माता का चरण जरूर स्पर्श करता हूं, पिता का कभी कभी भले भूल जाऊं, वो भी इसलिए कि घर पर ना हो तो
वरना भूलता उनका भी नहीं। मैं अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके चलता हूँ, मंच पर काव्य पाठ करने के लिए खड़ा होता हूँ तो एक बार प्रणाम निवेदित भेजता हूँ अपने माता पिता को, तब मैं अपना काव्य पाठ करता हूँ। आप बताइए, सीमा पर जब खड़े होते हैं, दोनों तरफ से बमों की बारूद की बरसात हो रही होती है, तो क्या आपको अपने माता पिता और बच्चे याद नहीं आते? उस सैनिक ने जो जवाब दिया मेरे देशभक्त श्रोताओं, कल्पना करना, ये मेरी कविता ने मैंने केवल पंक्तिबद्ध कर दिया, लेकिन जवाब उसका है, उत्तर उसका है। यदि उसका उत्तर अंतिम पंक्तियों पर आपके हृदय पर खट की आवाज कर जाए तो मेरे सम्मान में नहीं, अपने उस रणबांकुरे के सम्मान में अंतिम पंक्तियों पर तालियां खड़ी करना। देखिएगा उसने क्या जवाब दिया, मैं पंक्तियां पढ़ता, सुनिएगा। कि कोकिल के मधुकुहकन में हुंकार सुनाई पड़ती है, उसका उत्तर सुनिए। अगर आपके हृदय पर लग जाए तो अंतिम पंक्ति पर खामोश न रहना। कि कोकिल के मधुकुहकन में हुंकार सुनाई पड़ती है, कोकिल के मधुकुहकन में हुंकार सुनाई पड़ती है, कंगन के खनकन में भी टंकार सुनाई पड़ती है, ललकार सुनाई पड़ती है, बच्चों की मधुकिलकारी में प्रबल रवानी दिखती है, निज अंतस की चिंगारी में, गायों के रंभाने में रण बिगुल सुनाई पड़ता है, गायों के रंभाने में रण बिगुल सुनाई पड़ता है, स्वाभिमान की रक्षा का बस लक्ष्य दिखाई पड़ता है, शिखर हिमालय का सूरों को छोटी खाई दिखती है, बंदूकें कर्तव्यों का निज आना पाई लिखती है, भरी कुटिलता चाले दुश्मन जब सीमा पर चलता है, भरी कुटिलता चाले दुश्मन जब सीमा पर चलता है, सत्य अहिंसा के आराधन को जब मेरे चलता है तो शस्त्र उठाकर भज लेता हूँ, शस्त्र उठाकर भज लेता हूँ, तब मैं मातु भवानी को रिप का शीश अलग करके करता हूँ धन जवानी को। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रिप का शीश अलग करके करता हूँ धन्य जवानी, ये उसका उत्तर था। लेकिन मेरा वही देशवीर, वही सपूत जब सीमा पर शहीद हो जाता है, मां भारती की आन बान और तिरंगे को हमेशा लहराते रहने के लिए अपने शीश कलम करवा देता है मित्रों, और तिरंगे में लपेटकर ताबूत में रखकर दरवाजे पर पहुंचता है। यदि आपका कोई मित्र, कोई सखा, कोई रिश्तेदार सेना में है तो एक सेकंड के लिए आंख बंद कर उसकी वर्दी का स्मरण करना, उसके बंदूकों को ध्यान में रखना मित्रों। तो घर का देखिए मंजर कैसा होता है, जब दरवाजे पर वो शहीद पहुंचता है तो वहां पर घर का दृश्य कैसे होता है। मैंने एक चित्र खींचा और ये भी सच्ची घटना बता रहा हूं, मैं बदायूं के कवि सम्मेलन में था, जब उस रात एक सैनिक का शव पहुंचा था, मैंने आंखों से देखा और चित्र खींचा, मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा, कल्पना करना। कि आंगन के गमलों के सारे फूल देख मंजर टहले, आंगन के गमलों के सारे फूल देख मंजर टहले, बेसुरी तान में मधुकर भी ले अस्थि और पंजर टहले, बैठ बिराह में डाली पर खकुल ने भी मांग दिया, भारत माँ के जयकारे संग अश्रुबहा सम्मान दिया, खड़क रहे हैं घर के बर्तन उनमें भी बेचैनी है, खड़क रहे हैं घर के बर्तन उनमें भी बेचैनी है, मवेशियों के बदले हालातों पर नजरें पैनी है, अनुज खड़ा हो कोने में आंखों से पानी फेंक रहा, अनुज खड़ा हो कोने में आंखों से पानी फेंक रहा, दिल के जख्मों को प्रतिशोधों की अग्नि से सेक रहा, अंगनाई में आंचल फैला बूढ़ी मात पुकार रही, अंगनाई में आंचल फैला बूढ़ी मात पुकार रही, थाल सजाकर पत्नी भी चौखट पर राह निहार रही, कि वृद्ध पिता कमजोर कलाई, वृद्ध पिता कमजोर कलाई के बल पर कुल थाम लिया, तो कदम बढ़ाया साथ से भारत माता का नाम लिया। वाह, तो कदम बढ़ाया साहस से भारत माता का नाम लिया। मित्रों, अंतिम पंक्तियों में मैं आपके मन की बात करता हूं। यदि आपको लगे कि आपका पड़ोसी आपके पड़ोस के जिले का एक कवि आकर के आपके मन की बात को चुरा करके इस पवित्र मंच से कहने का प्रयास किया है और सफलता पा गई है, तो अंतिम पंक्तियों पर खामोश मत रहना, मुझे विदा करना। सुनिएगा, आपके मन की बात करता हूं, आप क्या सोचते हैं जब उसके अंतिम दर्शन के लिए जाते हैं। सुनिएगा कि निर्मम पीड़ा से घर का हर कोना आज कराह रहा, निर्मम पीड़ा से घर का हर कोना आज कराह रहा, किंतु द्वार का हर जर्रा साहस को खड़ा निहार रहा, लाल हिंद का उदर पूर्ति के लिए नहीं जूझा होगा, लाल हिंद का उदर पूर्ति के लिए नहीं जूझा होगा, मस्तक माँ का ऊंचा हो बस यही जतन सूझा होगा, कुल कुटुंब का सुख दुख उसको याद नहीं रहा होगा, कुल कुटुंब का सुख दुख उसको याद नहीं रहा होगा, अंतिम श्वासों तक सीमा
सीमा पर इनकलाब कहा होगा। देखो वार पर वारु शत्रु के रोए कांप गए होंगे, देखो वार पर वारु शत्रु के रोए कांप गए होंगे, छिपने को चूहों के गड्ढे पल में नाप गए होंगे। सपने में भी सोचा होगा लेने को विश्राम नहीं, सपने में भी सोचा होगा लेने को विश्राम नहीं, दिया वचन होगा धरती को छोड़ूंगा संग्राम नहीं, कि वीर गति से पूर्व, वीर गति से पूर्व कहा होगा दुश्मन को भून दिया, पत्नी को सिंदूर दिया, माता को हमने खून दिया। क्या बात है, पत्नी को सिंदूर दिया, माता को हमने खून दिया। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं मित्रों। हालांकि ये 4 पंक्तियां करते करते बहुत हो जाती है, लेकिन अब सही बता रहा हूं, अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। हमारी अपनी एक अभिलाषा है, अपनी एक इच्छा है, ऐ मां शारदे मुझे वो ज्ञान दे कि मैं समाज की दशा को देखकर उसकी दिशा निर्धारित करने के लिए मैं अच्छी कविताएं लिखूं, समाज के अंदर समरसता का परिपाक परोसने का कार्य अपने हिंदी साहित्य के माध्यम से करूं, ये मेरी अभिलाषा है। और साथ में एक ये भी अभिलाषा है कि मैं इतना उत्कृष्ट काव्य पाठ करूं कि मुझे लिफाफे में अच्छी रकम मिले। ये मेरी क्या बात है, क्या बात। आपकी भी अपनी एक अभिलाषा होगी कि मेरे बच्चे बड़े हों, अच्छे विद्यालय में पढ़े, अफसर बने, मैं अपने बुढ़ापा को धन्य करूं, ये आपकी अभिलाषा होगी। लेकिन सीमा पर जो सैनिक खड़ा है मित्रों, उसकी अभिलाषा क्या है, उसकी क्या इच्छा है? यदि उसकी अभिलाषा आपके रोम रोम को झकझोर दे तो उसकी शहादत का अभिनंदन करना और मुझे विदा करना मित्रों, कि बने तिरंगा कफन बदन का मन में यह अरमान लिखा था, ये उसकी अभिलाषा, कि बने तिरंगा कफन बदन का मन में यह अरमान लिखा था, समर भूमि पर दुश्मन के हिस्से में शमशान लिखा था, पहुंचा द्वारे पर शहीद तो जन सैलाब उमड़ पड़ा, कफन हटा कर देखा तो छाती पर हिंदुस्तान लिखा था। क्या बात। एक बार जयकारा बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद।